दोस्तों, आज की हमारी ये सच्ची डरावनी कहानी है समर वेकेशन की। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारे पास बने रहिएगा और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा के ऑल कर दीजिएगा। गर्मियों की छुट्टियों का एक अलग ही मज़ा होता है। स्कूल बंद होता है और मस्ती करने का फुल टाइम मिलता है। ये कहानी भी ऐसे ही एक समर वेकेशन की है। 1998 की बात है। 16 साल की निशा और उसका 13 साल का छोटा भाई अमन उस साल भी समर वेकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो करीब 10 साल बाद अपने नाना नानी से मिलने जा रहे थे। उनके नाना नानी शिमला हिल स्टेशन के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। एक पुराना सा खेत वाला फार्म हाउस, जहां कभी भी लाइट चली जाती थी। लेकिन अमन और दिशा बहुत एक्साइटेड थे। ये पहली बार था जब वो अपने पेरेंट्स के बिना ट्रैवलिंग कर रहे थे। एक लंबा सफ़र तय करके उनकी ट्रेन शिमला में रुकी। स्टेशन पर सिर्फ वो दोनों ही उतरे। उतरते ही उन्होंने अपने नाना नानी को देखा और बैग्स उठाकर उनकी तरफ दौड़ पड़े। नाना नानी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे कि उनकी यादों में थे, बस अब थोड़े कमज़ोर हो गए थे। उस समय तेज़ धूप पड़ रही थी और काफ़ी गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद उनके नाना नानी ने शॉल्स ओढ़े हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन बहुत ही नकली सी। लेकिन अमन और निशा का ध्यान इन चीज़ों पर गया ही नहीं। वो तो अपनी नाना नानी से मिलकर बहुत खुश थे। पूरी कार राइड में दोनों अपने ट्रेन के सफ़र की स्टोरी सुनाते रहे। नाना नानी ज़्यादा कुछ नहीं बोले, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहे और बार बार गाड़ी के रियर व्यू मिरर से उन्हें देखते रहे। शिमला से करीब 1 घंटा कार ड्राइव करके वो लोग घर पहुंच गए। उनके नाना नानी का एक बड़ा सा फार्म हाउस था, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो चुका था। चारों तरफ दीवारें और चारों तरफ जंगली घास। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर को कोई मेंटेन भी नहीं करता है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल ही घर में आ चुका हो। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रात हो चुकी थी तो आसपास भी कोई वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। बरामदे में वहाँ एक रॉकिंग चेयर थी जो बिना हवा के भी हल्की हल्की हिल रही थी। अमन का इंतज़ार एक ऐसी ही जगह पर उसने सोचा कि हॉरर मूवीज शूट होती है, और फिर ये सोचकर वो दोनों भाई बहन हंस पड़े। घर के अंदर सब कुछ पुराना था। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़, लकड़ी का फर्नीचर और एक अजीब सी स्मेल, जैसे कुछ सड़ रहा हो। जब दोनों ने मुंह बनाया तो नानी मुस्कुराते हुए बोली कि गोबर की स्मेल है, खेतों से आ रही है। ये कहकर नानी किचन में चली गई और नाना जी ने उन्हें उनका रूम दिखाकर उनको खाने के लिए आने को बोला। उनका रूम काफ़ी बड़ा था, लेकिन खिड़की से सिर्फ अंधेरा और लंबी घासें दिख रही थीं। थोड़ी देर बाद नानी ने खाने के लिए बुलाया और सब डिनर के लिए बैठ गए। नाना नानी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सही, लेकिन उन्होंने कुछ खाया तक नहीं। बस यही रिपीट करते रहे कि वो दोनों कितने खुश हैं कि बच्चे आए हैं। ये बात दोनों बच्चों को पहले तो बहुत अजीब लगी, पर वो दोनों अपने नाना नानी से 10 साल बाद मिल रहे थे। शायद उनके नाना नानी ने उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था। डिनर के बाद निशा और अमन अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद नाना जी अपने कमरे में आए। गुड नाइट कहकर नाना जी ने लाइट ऑफ की और जाने से पहले नाना ने बोला, रात में यहाँ कई जानवरों की आवाज़ें आती हैं, डरना नहीं, और कमरे के बाहर तो बिल्कुल भी मत निकलना। यह कहकर नाना जी उस कमरे से निकल गए। थके हुए बच्चे कब सोए उन्हें पता ही नहीं चला। अगले 2 दिन काफ़ी नॉर्मल गुजरे। हर दिन नाना नानी दोनों को उठाने आते। निशा अपना ज़्यादातर समय एक विंडो के पास बैठकर स्केचिंग करते हुए बिताती थी। उस विंडो से सिर्फ पेड़ दिखते थे, सारे के सारे एकदम एक जैसे। अमन घर के आसपास घूमता रहता या घर के पीछे एक कोने में पुराने झूले पर बैठकर अपने वॉकमैन में गाने सुनता रहता। नाना नानी हर दोपहर ये कहकर घर से निकल जाते कि वो दोनों खेत में काम करने जा रहे हैं, और सीधे फिर रात को वापस आते। घर में एक लैंडलाइन फ़ोन भी था, पर वो ख़राब पड़ा था।
वो बच्चे अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं कर पा रहे थे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी थीं जो थोड़ी अजीब थीं, जैसे नाना नानी कभी भी उनके साथ कुछ खाते नहीं थे। हर बार कोई ना कोई बहाना करके दोनों डाइनिंग टेबल पर बस बैठे रहते। एक बार अमन ने देखा कि किचन में फ्रिज खुला हुआ था और अंदर सिर्फ एक पतीला था जिसमें कोई लाल गाढ़ा सा लिक्विड था। जब उसने पूछा तो नानी ने सिर्फ इतना कहा कि वो एक पुरानी फैमिली रेसिपी है, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अक्सर नानी बेवजह ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती थी और नाना जी कई घंटों तक एक ही जगह बैठकर सामने किसी चीज़ को घूरते रहते थे। दोनों भाई बहन को लगा कि ये सब बुढ़ापे की निशानी है। उस रात निशा की आँख किसी आवाज़ से खुली। आवाज़ दरवाजे के बाहर से आई थी। वहीं दरवाजे के नीचे से एक बड़ी सी शैडो गुजरी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। नाना जी की वार्निंग भूलकर निशा दरवाजे के पास गई और उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। वो अजीब सी बदबू अब और तेज हो गई थी। सामने अंधेरा था और किसी के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। वो कोई जानवर नहीं लग रहा था, वो कुछ और ही था। इससे पहले कि निशा उसके पास जाकर कुछ समझ पाती, अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे उसके नानी थी। उनके चेहरे पर अब भी वही अजीब सी नकली स्माइल थी और उनका चेहरा अजीब सा सफ़ेद पड़ चुका था। उन्होंने निशा को सोने को कहा। घबराई हुई निशा चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन वो डर के मारे सो भी नहीं पा रही थी। निशा को अब उस जगह से एक घबराहट होने लगी थी। अगली सुबह नाना नानी उसके कमरे में गए और दोनों का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। रोज़ की तरह वो बोले, नाश्ता किचन में है और वो खेत में काम करने जा रहे हैं। जैसे ही निशा को मेन डोर बंद होने की आवाज़ आई, उसने राहत की सांस ली। उस दोपहर अमन बाहर झूले पर बैठकर अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहा था जब उसे घर के अंदर से कुछ बच्चों के खेलने की आवाज़ आई। उसने पीछे वाली खिड़की से झांका तो उसे एक परछाई दिखी, मानो किसी छोटे से लड़के की हो। अमन को लगा कि शायद घर पर मेहमान आए हैं, पर जब वो घर के अंदर गया तो वहाँ निशा के अलावा कोई भी नहीं था। वो पूरे घर में उस लड़की को ढूंढने लगा और तब उसका ध्यान ड्राइंग रूम में पड़ी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ पे गया। बीच में उनके नाना नानी की एक बड़ी सी फ़ोटो थी। उनकी आंखों से खून बह रहा था। ये देखकर अमन डर गया। उसने फ़ौरन निशा को बुलाकर वो फ़ोटोज़ दिखाई, लेकिन तब वो फ़ोटोज़ एकदम नॉर्मल थीं। निशा ने फिर अमन को अपने साथ हुआ कल रात का किस्सा बताया। दोनों बच्चों के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था उस घर में। घर में टोटल 3 कमरे थे। उनके नाना नानी का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और वो हमेशा ही बंद रहता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गंदी सी बदबू उन्हीं के कमरे से आ रही है। उन दोनों ने किसी तरह चाबियों के गुच्छे से चाबी ढूंढकर वो कमरा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उन्हें एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। अंदर बेड पर 2 सड़ती हुई बॉडीज़ पड़ी थी। दोनों अपना मुंह ढककर थोड़ा और पास गए तो निशा ने देखा कि एक बॉडी के गले में वही लॉकेट था जो नानी पहना करती थी। निशा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो समझ गई कि ये लाशें उनके नाना नानी की हैं। पर अगर ये लाशें उनके नाना नानी की हैं तो वो कौन हैं जिनके साथ वो रह रहे हैं इतने दिनों से। दोस्तों, ये था इस कहानी का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हॉरर रेडियो को और देखिए कल इस कहानी में आगे क्या होता है।